हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीजन 7 में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था यामा के भाइयों के बारे में कि कैसे उनके बीच में एक फाइट हुई थी इस बात को लेकर, जहाँ डूम सारे कैन पीपल को यूज करना चाहता था एज अ आर्मी वर्क के एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। वहीं पे यामा इसके पोजीशन में था। वहीं दूसरी तरफ हमें जानने को मिला थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी, और दूसरी तरफ एल्डर को भी हमने देखा जिसकी पावर सही में राइवल करती है इवांक हॉल को, जो कि अभी तक के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था एल्ट्रिन आग के बाद से। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। एपिसोड की स्टार्ट में हम से उसी फाइट को देखते हैं जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रही थी, यानी कि एल्डर के एनवॉय और स्लेयर यामा के बीच में, जहाँ पे खतरनाक लीथल अटैक देने के बाद भी यामा का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, मुझे तो इस क्लैश तक नहीं आई। और यामा यहीं पे नहीं रुका था, वो उसे साथ में एक एडवाइस भी देता है कि उसे माउथ वॉश को यूज करना चाहिए क्योंकि उसके मुंह से बड़ी गंदी बदबू जो आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब तक इस इन्वॉय को समझ में आता कि उसे यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि उसके सामने जो उसका अपोनेंट है वो उसके बस की तो बिल्कुल नहीं संभालने के लिए। हम देखते हैं यामा का पहली बार लेवल 1 का पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ ही हम यामा का एक नेम अटैक भी देखते हैं जिसका नाम था राइवल। ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ बाउंडर आ रहा है और सारी चीजें उसी के अंदर खींची चली आ रही हैं, यहाँ तक कि इन्वॉय भी। और इससे पहले कुछ कर पाता, हम देखते एकदम से उसकी आंखें पॉप अप करके बाहर की तरफ आ जाती हैं। जब इन्वॉय इस अटैक को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज तो करने की कोशिश करता है अपनी इस आंख को गवाकर, लेकिन यहाँ के हम काफी डेंजरस स्माइल देखते हैं जहाँ वो उसको कह रहा था कि तुम कहीं और नहीं जाने वाले बल्कि सीधे मैं तुम्हें नर्क भेजने वाला हूँ। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम क्राका या ऐसा कहीं टीम बैम को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम उन्होंने यामा से एक डील की थी कि वो डूम को किसी तरह से समझा लेंगे एक बैट के अंदर, और प्रेजेंटली क्राका भी बैन से इसी बारे में पूछा था कि उसने उस टाइम ये चीज सजेस्ट तो की थी लेकिन क्या इसने इसके बारे में डिटेल में सोचा था। वहीं पे बैम क्राका से पूछता है क्या तुम्हारे माइंड में कुछ है, क्या आखिर हमें किस तरह से लेकर उसको चैलेंज करना चाहिए। क्राका कहता है वेल काइंड ऑफ कोर्स हम डिसएडवांटेज में रहेंगे अगर हम सिर्फ पावर को लेके इस बैट को रखें, लेकिन हमारे पास भी एक हुकुम का इक्का है जिनके बारे में वो नहीं जानते। जब बैम तो इस बात को सुन के सोचने पड़ गया था कि बोला क्राका कौन से हिडन कार्ड की बात कर रहा है, लेकिन क्राका रिवील करता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि वियोल की यानी कि बैम की बात कर रहा था, क्योंकि डूम के अकॉर्डिंग कोई भी सी रैंक रेगुलर इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना करेंटली बैम है, जो कि इनके एडवांटेज में काम आ सकती है। वही क्राका के माइंड में अभी वो चीजें चल रही थी जो कि यामा के रूम में थोड़ी देर पहले हुई थी, यानी कि कैसे बैम ने एक पावरफुल एयर वेव को यूज किया था। ऑफ कोर्स वो क्राका इतनी पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन वो किसी रेगुलर जितनी भी नहीं थी बल्कि अनबिलीवेबली पावरफुल थी। और इस टाइम पे क्राका का मानना था, चाहे कोई माने या ना माने या कितना रिडिकुलस लगे सुनने में, लेकिन अगर बैम इस पॉइंट पे अपने थ्रोन को एक्टिवेट कर लेता है तो किसी रैंकर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वहीं दूसरी तरफ इनके दुश्मन इस चीज को नहीं जानते तो वो पक्का बैम को अंडरएस्टिमेट करने वाले हैं, और यही वो चांस है जो कि क्राका लेना चाहता है इस कंडीशन के अंदर, जहाँ हम देखते हैं उसे अपने टेंटेकल का यूज करते हुए जहाँ वो बैम को पकड़ के और भी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कहते हुए हमारे पास टाइम नहीं है। और क्राका को सारी चीजें करने का आइडिया उसके खुद के मास्टर से मिला था क्योंकि जिनसुंग हान ने भी बैम के ऊपर ऐसा ही बेट लगाया था आखिरकार। वही दूसरी तरफ हमें डूम को दिखाया जाता है फाइनली, जो कि कून को और बाकी लोगों को धमका रहा था कहते हुए कि तुम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हो रिग्रेट्स मेरी फैंग के साथ, जहाँ पे कून का तो दिमाग खराब हो गया था देख के कि डूम अभी भी जिंदा है। जहाँ पॉल तो काफी खुश हो जाता है, वही डूम फाइनली नोटिस करता है अपने छोटे भाई को, जहाँ पूछता है कि तुम्हें मिले हुए काफी समय हो गया पॉल, क्या तुम ही वो जिसने मुझे जगाया है। वो गार्डो की प्रेजेंस को भी अब फील करता है और कहता है क्या ये तुम्हारा आदमी है, लेकिन उसके बाद उसका मन फिर बदल जाता है कहते हुए कि रुक जाओ पहले मैं जरा इन लोगों से निपट लूं, यानी कून और रैक से, फिर हम आराम से बातें करेंगे।
वही पॉल जो कि जानता था कि स्पेयर अटैक हो ना हो र्यूल नहीं किया होगा, उस पे काफी गुस्सा था क्योंकि जैसे अगले उससे मिलेगा वो उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन डूम पॉल को समझाता है कि मेरी गलती थी जो मैं किया और अलर्ट नहीं था, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि र्यूल एक ही बार उसको थ्रो कर सकता था, यानी इस एंशिएंट स्पेयर को, और दोबारा वो काम नहीं कर पाएगा। बल्कि उसका ध्यान तो इस रगरैट के ऊपर होना चाहिए था क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने वाले थे। वही कून जिसके सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, वो डेस्परेट होकर रैक को कहता है कि एलिगेटर क्या तुम गॉडजिला वगैरह कुछ नहीं बन सकते क्या हमें बचाने के लिए। जहाँ रैक का कुछ ऐसा रिएक्शन था तो उसे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे टर्टल। वही इसी बीच अब पॉल का भी ध्यान कून के बालों पर जाता है और उसके ब्लू बालों को देखकर उसे ध्यान आता है कि यार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तो इसे थोड़ी देर पहले ही एंट्रेंस पे मार दिया था, तो बाकी ये यहाँ पर क्या कर रहा है जिंदा होकर वापस से। जब कौन भी पोल के फेस के एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि उसकी लंका लग चुकी है। वही डूम अब थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखाते हुए कून को कहता है कि अगर तुम इज्जत के साथ मेरा फैंग मुझे वापस कर दो बिना मुझे और परेशान किए तो शायद मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं। जाकर उनको पता था कि ये एक तरीके ट्रैप है। जो कहता है शट अप, मैं इसके लिए वहाँ झूठ में इतने आसानी से नहीं फंसने वाला। जब डूम का कहना था कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो एक पेनफुल डेथ ही मिलेगी मेरी तरफ से। वही हम देखते पीछे से रैंक 4 को भी यहाँ पर आते हुए, यानी कि वो कैनिन जो कि जा का गार्ड करने का काम करती थी, वो अब कून के सामने आ जाती है और कहती है कि मैं कोशिश करूंगी इन्हें रोकने की जब तक भी मैं कर सकती हूँ। तुम इस मोमेंट का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करो। जहाँ कून को समझ में नहीं आता कि भला कैनिन उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन ये सीधे उसे बता देती है कि तुम ही वो थे जिसने मेरी जान बचाई थी, तो अब अपने आखिरी दम तक तुम्हारा ये ऋण उतारने के लिए जो भी बन सके करूंगी। और वैसे ही मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ तो ये मेरा काम है कि मैं इनको यहाँ पर रोकूं लॉर्ड यामा के लिए। और अगर तुम थोड़ा सा मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं चाहूंगी तू मिस्टीरियस पावर थोड़ी सी और शेयर करो मेरे साथ। जब कून को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि आखिर यहाँ पे ये बैड रिच कौन सी पावर की बात कर रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब कून ने उसको हील किया था तो उसने अपने अंदर एक ओवरवेलमिंग पावर को फील किया था, और अगर इस तरह की पावर से वापस मिलती है तो शायद नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच सके। जब कून में इन बातों सुन के एक पल के लिए सोचने पड़ गया था क्या इन फ्लेम्स का यूज करके सही में स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है क्या ये पॉसिबल भी है, लेकिन अगर इसका मानना है तो हम ऐसा ट्राई तो कर ही सकते हैं। जहाँ पे अगली पल हम देखते हैं कून को अपनी फ्लेम्स को इस कैनिन को देते हुए, जहाँ वो सोच रहा था कि ऐसा करने में कोई हर्जाना तो नहीं है, हम ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। और इसके रिजल्ट में हम देखते हैं लेवल 4 का पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम था 2 डेजलिंग एमरल्ड आर्म्स। वही कून एक तरफ काफी खुश था कि उसकी फ्लेम्स ने वो काम कर दिया जिसके बारे में श्योर नहीं था, लेकिन यहाँ पे एलिगेटर कून को कह रहा था कि टर्टल वो मेरे साथ भी करो ना, मुझे पावरफुल बनाओ पहले से ज्यादा। वही डूम भी इस चीज को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो सोचता है सही में एक सरप्राइज है। जब इतने लंबे से सो रहा था लगता है लाइट बीरर्स ने कोई नई तरह की स्किल अनलॉक कर ली है, जहाँ पे वो पावर दूसरे को देकर ट्रांसफॉर्मेशन को और भी अलग लेवल पे लेकर जाते हैं। और इससे पहले की स्टैंड ऑफ में कुछ कमी आती, हम देखते पीछे से क्राका को आते हुए जो कि काफी तेजी से यहाँ पे आ रहा था कहते हुए कि लॉर्ड डूम अभी कुछ मत करना। जहाँ पे अब बाकी लोग भी इसी की तरफ देख रहे थे और हम देखते हैं क्राका और बैम की एक खतरनाक एंट्री को, जहाँ दोनों ही काफी बैडस लग रहे थे। वहीं क्राका अब सीधे लॉर्ड डूम से बात करता है कि क्या आप ही यामा के बड़े भाई हो। जहाँ पे बैम भी डूम को नोटिस करता है, सोचता है कि लॉर्ड यामा का बड़ा भाई उससे इतना छोटा क्यों है। वही क्राका खुद को इंट्रोड्यूस कराता है बताते हुए कि कैसे वो भी फक का एक स्लेयर है और उसका नाम क्राका है, लेकिन डूम उसे नहीं पहचान पाता। जहाँ पे पॉल उसे इन्फॉर्म करता है कि कैसे जब वो ट्रैप था यानी कि इस प्रिजन के अंदर उस समय के अंदर उसे चूज किया गया था एज अ स्लेयर, और इसीलिए क्राका को डूम नहीं जानता। और साथ ही में पॉल अब वियोल को भी इंट्रोड्यूस कराता है, ये बताते हुए कि कैसे क्राका के बगल में जो बंदा खड़ा है वो अभी प्रेजेंट में स्लेयर कैंडिडेट है जिसका नाम है जियो वियोल ग्रेस। जब हम डूम को भी देखते हैं वो स्लेयर क्राका से ज्यादा इंटरेस्टेड बैम के अंदर लग रहा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं उठता कि ऐसा छोटा सा कमजोर सा क्यूट सा लिटिल रगरैट एक स्लेयर कैंडिडेट हो सकता है। और इसलिए डूम एक कमेंट भी देता है कि कैसे जो फक है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई उस टाइम में जब डूम सो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अब डूम काम की बात पे आता है, जब क्राका से पूछता है कि भला तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। क्राका कहना था कि हम यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने आए हैं, और ये कहने के साथ ही क्राका अपने आप को और एक्सप्लेन करता है कि कैसे
वो चाहते हैं कि इस चैलेंज के थ्रू यामा और डूम के बीच में जो लड़ाई है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जहाँ पे बेल और डूम इस बात को सुने कहते हैं तुम चीजों को ठीक करना चाहते हो, इसके लिए मेरे पास पहले से एक आइडिया है, या तो यामा इस केज को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए या फिर वो मरने वाला है मेरे हाथों से। जहाँ क्राका एक तरफ तो इस बात को सुन बताता है कि कैसे उनके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं पे बैम आस पास सभी लोगों को देखकर डैंग डैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वही डूम और क्राका के बीच में कोई बात नहीं बनते दिख रही थी, क्योंकि डूम का कहना था कि अगर तुम मेरी इस आइडिया के थ्रू नहीं चलने वाले तो फिर हमें इस कन्वर्सेशन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए वो इस केज को यामा के साथ तो शेयर नहीं करने वाला। वहीं पे मैम कून से पूछता है कि मतलब डैंग डैंग कहाँ पर है। जिस बात को सुन के कून रिस्पॉन्स में बताता है कि उसने इन लोगों के साथ ही डैंग डैंग को बिल्डिंग में जाते हुए तो देखा था, लेकिन इनकी वापस आने के साथ डैंग डैंग को वो भी नहीं देख पाया अभी तक। और इतना ही नहीं, कून ये बताता है कि कोई गारंटी नहीं है कि डैंग डैंग अभी तक जिंदा है, और अगर होगा भी तो उस बिल्डिंग के नीचे होगा। और वैसे भी कून के पास और कोई ऑप्शन नहीं था फैंक के साथ भागने के अलावा, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया इस मोमेंट में। जब बैम को जैसे ही बात पता लगती है वो सीधे उस बिल्डिंग के टूटी हिस्से की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त को बचाना तो था। जहाँ पे क्राका उसे पूछता है कि वियोल तुम क्या करने की सोच रहे हो, भाई तुम बोल तो नहीं गए कि हम यहाँ पे किस लिए आए थे, हमें अभी डूम को कन्विंस करना है, कोई भी स्टूपिड चीज मत कर देना। जब बैम क्राओ कहता है कि डैंग डैंग वहाँ नीचे दबा पड़ा है कहीं। जहाँ क्राका थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होता है, लेकिन उसे समझाने की कोशिश भी करता है शांति से कि तुम्हें क्या लगता है क्या डूम तुम्हें ऐसे ही जाने देगा वहां पर उसे बचाने के लिए, अगर तुम अभी यहाँ से गए तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, और वैसे भी शायद डैंग डैंग मर चुका होगा, और अगर वो जिंदा भी है तो हमारे पास टाइम है उसे बचाने के लिए। तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर, तुम्हें बिगर पिक्चर को ध्यान में रख के चीजों को करना होगा। यहाँ पे बैम सारी बातें समझता है और उनकी इम्पोर्टेंस भी, लेकिन उसने डैंग डैंग से वादा किया था उसे आजाद करने का, लेकिन इससे पहले कुछ और कह पाता। हम वहाँ पे धमाका होते हुए देखते हैं, और जैसी धूल हटती है हम यहाँ पे डैंग डैंग की बॉडी को किसी को कैरी करते हुए देखते हैं, जहाँ साथ में माइकल की बॉडी भी थी। जहाँ पता लगता है पॉल का साथी था जो कि इन दोनों को नीचे से लेकर आया था जब बिल्डिंग की वॉल गिर गई थी। और यहाँ पे कून और बैम दोनों ही डैंग डैंग को नोटिस भी कर लेते हैं। वही पॉल अब अपनी आदमी से पूछता है कि भला तुम इसे लेकर क्यों आए यहाँ पर बाहर। जहाँ इस बंदे का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि चाहे हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, आखिरकार ये भी कैनिंग पीपल है जिसने हमारे पैक के लिए सेक्रीफाइस किया है, मैं इसे एक प्रॉपर बरियल देना चाहता हूँ आखिर में। जब लॉर्ड पॉल को इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, वहीं पे बैम जब इस बात को सुनता है कि उसे दफनाने जाने वाले हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि उन्हें डैंग डैंग के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। जहाँ जब उसे पता लगता है कि कैसे वो मारा जा चुका है, जो चीज़ बताने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डूम था। और यहाँ पे डूम ने वो रीजन ही बताया था क्योंकि उसी ने डैंग डैंग का हार्ट जो निकाला था, जो कि ओरिजिनली उसी को बिलोंग करता था। और यहाँ पे डूम बैम को ये भी बताता है कि कैसे उसके हार्ट को सब कुछ याद है, कि वो बच्चा उसके हार्ट के साथ कैसे पूरे इस केज के अंदर और बाद में टावर में भी रहा, लेकिन इवेंचुअली वो वापस आया इस हार्ट को वापस करने के लिए, यानी उसके ट्रू ओनर को, डूम को। लेकिन ऐसा लगा था जैसे कि बैम की कानों में कोई आवाज ही नहीं पड़ रही। वो तो तभी रुक गया था जब उसने ये सुना था कि डैंग डैंग मर चुका है। बैम थोड़े गुस्से में यहाँ डूम से पूछता है क्या वो तुम्हारे वजह से मरा। क्या क्राका समझ जाते हैं क्या होने वाला है, और इसलिए व्योल को शांत रहने के लिए कहता है। पे डूम से बता रहा था कि कैसे तुम कह सकते हो दूसरे पर्सपेक्टिव से कि मेरे वजह से कुछ ज्यादा लंबे समय तक जी पाया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस बच्चे को क्रिएट इसलिए किया गया था एज अ डॉल, ताकि वो मेरे हार्ट को केज के अंदर छुपा कर ला सके। और डैंग डैंग को तो ग्रेटफुल होना चाहिए मेरे लिए कि मेरी वजह से वो मेरे हार्ट के साथ इतने टाइम तक जी पाया और लाइफ को एंजॉय कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ बैम जब ये बातें सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, जो कहता है कोई इतना क्रूर वाला कैसे हो सकता है। वही डूम ये बात सुने कहता है कि वैसे भी कौन जानता है, कैनिंग पीपल उनके हार्ट को निकालने के बाद भी थोड़े समय तक जिंदा रहते हैं, अगर उसके रियल हार्ट को तुम लगा दो तो शायद वो जिंदा भी हो जाए। जहाँ कून जब इस चीज को सुन के डैंग डैंग को वापस से नोटिस करता है तो कहता है कि सही में झूठ नहीं कह रहा, बेरली सही, लेकिन डैंग डैंग अभी जिंदा है। क्राका जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डूम को कहता है कि नाउ इनफ, बहुत हो गया डैंग डैंग के बारे में, हमें डिस्कस कर लेना चाहिए उस चैलेंज को जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पे डूम इस बात सुन कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें बताया था ना कि या तो यामा मरेगा
या इस केज को छोड़ के जाएगा हमेशा के लिए। उसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्राकर ने भी दूसरी तरफ कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो कहता है मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिसे तुम मना ही नहीं कर सकते। और इसकी स्टार्टिंग वो करता है इस इन्फॉर्मेशन को देके कि यामा जो है वो जाग चुका है। और क्राकर इनके रिएक्शंस देखने के बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यामा को जगाने वाले हम ही थे और उसने हमें बताया था कि वो तुम सभी को मार देगा अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या सुनने के बाद भी तुम हमारे ऑफर को रिफ्यूज करना चाहोगे? यामा के जागने की बात को सुन के तुमको विश्वास तो नहीं हो रहा था क्यों इतनी देर रात नहीं जागता, चाहे उसके गर्दन पे कोई चाकू क्यों ना रख दे। लेकिन यहाँ पे क्राकर कहता है कि नहीं, वो जाग चुका है और वो काफी गुस्से में भी है क्योंकि उसकी नींद जो खराब हुई है। और इसी मोमेंट पे लॉर्ड पॉल का जो 3 लीडर में से एक बंदा वहां पे गया था जो कि जॉर्डन के साथ फाइट कर रहा था, वो इस पॉकेट बॉल पे लॉर्ड पॉल को बताया था कि यामा सही में जाग चुका है। जिस कंफर्मेशन को मिलने के बाद तो पॉल, गार्डो सब लोग सही में डर जाते हैं। डूम चाहे शो क्यों ना करे लेकिन उसे पता था कि बिना उसकी फैंग के और उसकी पावर को पीक पे पहुंचे वो यामा को डिफीट नहीं कर सकता। इसलिए फाइनली वो क्राकर कहता है कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। आखिर ये चैलेंज है किस बारे में? जहाँ क्राकर कहता है कि मैं से कहता हूँ स्टील द फैंग, यानी फैंग चोरी कर लो। और वो आगे एक्सप्लेन करते हुए इस गेम के बारे में क्राकर बताता है कि इसमें एक्चुअल में दोनों टीम्स को कम्पीट करना होगा फैंग के लिए, और जैसे ही जो भी पहले इस फैन को एरिना में लेकर पहुंचेगा वो टीम जीत जाएगी। और अगर उसकी दूसरी अपोजिट टीम में यानी कि डूम के मेंबर्स इसको चुराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जीत जाएंगे। लेकिन इस गेम में कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि टीम की स्टार्टिंग में फैंग क्राकर के मेंबर्स के पास होगा और उनके साथ एक लीडर और एक गार्ड रहेगा उनके अपने मेंबर्स के साथ। और साथ ही डूम अपनी टीम से सिर्फ किसी रेगुलर और साथ में किसी रैंकर को ही भेज सकता है इंटरफेयर करने के लिए। और गेम जैसे आगे बढ़ेगा ये अपने हाई रैंकर्स को अलग जगह पे सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, इस रूल के अंदर जो फाइट होगी वो 1 to 1 होगी, यानी कि 1 पर 1। और हम लोग तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक तुम में से कोई भी एक मुझे हरा नहीं देता। ऑफ कोर्स अगर तब तक फैंग एरिना में पहुंच गया इस बैटल खत्म होने से पहले तो हम जीत जाएंगे। जहाँ डूम इन सारी बातों ध्यान सुनने के बाद कहता है कि ये रूल्स हमारे फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो अगर तुम पूरे टाइम सिर्फ इधर से उधर छुपते फिरो और पूरा टाइम ऐसे निकाल दो बिना सीरियस बैटल के? जहाँ क्या कहता है तुम हारने से डर रहे हो क्या? डूम इस बात सुनने गुस्से में आता है और कहता है मुझे उकसाने की और गुस्से में लाने की कोशिश मत करो। मैं चाहे पहले इस समय में कितना ही पावरफुल हाई रैंकर क्यों ना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि स्लेयर को कभी भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए। क्राकर इस बात सुनी कहता है तुम सही में काफी समझदार हो, लेकिन क्या होगा मैं तुम्हें इससे भी अच्छा ऑफर दूं जिसे तुम मना ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्राकर कहता है कि जो तुम्हारे साथ एक कैनिन रैंकर खड़ा है अगर स्लेयर कैंडिडेट से फाइट करे बिना ट्रांसफॉर्मेशन के और जीत जाए तो मैं तुम्हें अभी अलाउ कर दूंगा फैंग के पीछे जाने के लिए। लेकिन अगर स्लेयर कैंडिडेट जीत जाता है तो तुम लोगों को मुझसे पहले फाइट करनी होगी और मुझे हराने के बाद ही तुम फैंग के पीछे जा सकते हो। जब डूम के साथ तो सभी लोग जो भी वहाँ प्रेजेंट थे सभी लोग शॉक हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर को एक हाई रैंकर से फाइट कराने की बात जो कर रहा था और जो बात सभी लोग सोच रहे थे पॉल वो बात कह भी देता है। वो कहता है तुम इंसेन हो गए हो क्या? एक रगलेट वाला एक रैंकर से कैसे फाइट कर सकता है? ये तो प्रैक्टिकली हारने वाली बात है गेम के शुरू होने से पहले। डूम के उनमें थॉट आया था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन टाइम बदल चुका है। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक रेगुलर एक रैंकर को हरा दे। इतना ज्यादा समय तो नहीं बदल सकता, चाहे मैं कितने लंबे समय से यहाँ पर कैद हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो ये ऐसा ऑफर मुझे दे ही क्यों रहा है? क्राकर डूम को कहता है कि अगर हम इस एरिना वाले मैच को लेकर जीत गए तो तुम्हें इस बैटल को जो कि यामा के साथ चल रही है उसे इमीडिएटली रोकना होगा और हमारी हेल्प करनी होगी अपकमिंग बैटल में। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें अपने स्लेयर का टाइटल दे दूंगा डूम। वही डूम जो अभी तक सोच रहा था कि क्या हमको ज्यादा ही सावधानी तो नहीं बरत रहे, क्या ये खुद से फाइट करवाना चाहता है ना कि स्लेयर कैंडिडेट से। लेकिन जब इस बात को सुनता है यानी कि क्राकर के स्लेयर के टाइटल को देने की, तब तो इस ऑफर को मना ही नहीं कर सकता था। क्राकर यहाँ तक भी एश्योरेंस देता है कि मैं खुद को रिकॉर्ड करूंगा कहते हुए कि जो भी इस रूल्स को तोड़ेगा इस चैलेंज के अंदर वो कभी भी फक के अंदर कदम तक नहीं रखेगा। तो क्या तुम फाइनली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? जहाँ पे डूम कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करने वाला हूँ। और इस ग्रीन बत्ती के मिलते ही क्राकर सीधे कून को कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो फैंग को लेकर और एरिना में पहुंचने की कोशिश करो जल्द से जल्द।
वही कून जो कि इन सब बातों ध्यान सुन रहा था और सोच रहा था कि क्राका ने अगर इस चीज के ऊपर अपने खुद के टाइटल को भी दांव पे लगाया है तो पक्का श्योर होगा कि वो इस चैलेंज को जीतेगा। और यहाँ पे कून उसी रैंकर से यानी उस कैनिन गार्ड से हेल्प मांगता है, क्या तुम मेरी हेल्प करने वाली हो एरिना तक मुझे इस फैन को ले जाने में, जहाँ पे ये एग्री भी कर जाती है। जब जाते हम देखते हैं कि बैम थोड़ा सा परेशानी में था और चिंतित था कून को लेकर, लेकिन यहाँ पे कून कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये फैन किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा बैम, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ पे इन लोगों को उलझाए रखना थोड़ी देर। वहीं पे वो रैक से पूछता है कि एलिगेटर तुम क्या करोगे। जहाँ रैक का डिसीजन था कि वो यहीं रुक के टर्टल की फाइट देखेगा। जब बात सुनने के साथ ही कून उस गार्ड के साथ यहाँ से निकल जाता है कहते हुए कि गुड लक गाइस, हम लोग जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पॉल था वो भी अपने लीडर्स को उनके पीछे लगा देता है। वही अब फाइनली टाइम आ गया था कि आगे डूम क्या चूज करता है। जहाँ क्राकर से पूछता है कि तुम मुझसे फाइट करोगे या पहले स्लेयर कैंडिडेट की फाइट देखें, लेकिन डूम साफ मना कर देता है कहते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम काफी अच्छे खासे टाइम तक यहाँ पर टिके रह सकते हो। इसीलिए वो अपने उस कैनिन पर्सन को आगे बुलाता है, यानी कि उस रैंकर को जो कि अब फाइट करेगा बैम से। और इससे पहले कि दोनों आमने सामने होते यहाँ पे रैंकर कहता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी तो नहीं रहने वाला, क्योंकि इसलिए तुम एक रेगुलर हो। और बैम भी इस बात को काफी अच्छे दिल से सुनता है। लेकिन रैंकर जब बैम को इतना चिल देखता है तो कंफ्यूज जाता है कि आखिर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। कुछ ऐसा जानता है कि ये बंदा जो मुझे नहीं पता, क्या ये इतना टैलेंटेड है कि ये मुझे हरा देगा एक रैंकर को। लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। जहाँ वो अटैक के साथ कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो लेकिन आखिरकार तुम हो तो एक रेग्रेट ही। इस हाई रैंकर का पहला ही पंच काफी क्लोज आता है बैम के फेस के पास, जिसे बैम डॉज तो कर जाता है नोएन पे, लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक था जो डिस्ट्रक्शन देख के हमें समझ में आता है कि अगर ये हिट करता तो इससे बैम को कितना डैमेज मिलता। वही दूसरी तरफ हाई रैंकर काफी सरप्राइज होता है कि कैसे एक रैंकर की पंच को एक रेगुलर ने डॉज कर लेते हैं इजिली, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार फॉलो अप अटैक्स को भी। वही अभी वो इस चीज समझने की कोशिश कर रहा था, इतने में बैम का काउंटर अटैक भी आ जाता है, यानी कि उसका मार्शल आर्ट्स का एक खतरनाक मूव, जिसके वजह से ये रैंकर काफी पीछे जाके सरक जाता है। यहाँ पे टीम डूम के लोग सोचे थे कि हु द हेल इज दिस गाय। वहीं क्राका सोच रहा था कि मैं गलत था, मुझे लगा अपनी थ्रोन को यूज करके उस रैंकर को टक्कर दे पाएगा, लेकिन मैं गलत हूँ, ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है जितना मैंने समझा था। वही हाई रैंकर इस अटैक को लगने के बाद सोच रहा था कि मुझे पता मैं सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये स्पीड और ये पावर, मुझे अपनी आंखों को विश्वास नहीं होता कि बंदा सही में सिर्फ एक रेगुलर है। जब सीन शिफ्ट होता है और हमें एनवॉय के अकोमोडेशन वाले एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे यामा तो काफी डेंजरस लग रहा था। और यहाँ पे यामा साथ ही में मजाक उड़ाते हुए एनवॉय को ये भी कहता है कि क्यों ना तुम अपनी जान की भीख मांगो उस एल्डर से जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, कि वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए क्यों नहीं आया। लेकिन रुको, वो तो इतना दूर है कि तुम्हारी बात सुन ही नहीं पाएगा। और अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं तुम्हें बताऊं कि क्या होता है जब कोई मेरे इलाके में मेरे से पंगा ले। जहाँ पे म्यूर एनवॉय ये चीज यामा को कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो यामा अगर तुम मुझे अटैक करोगे। तो यामा को तो ये बात सुन के और गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत क्या हुई, तुमने क्या बोला अभी। जहाँ पे बंदा कहता है यस सर, इससे पहले कि मैं यहाँ लाया गया था, जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उससे मैंने अपने आर्मर से एक न्यूक्लियस को हवा में छोड़ दिया था, और हमें अब पता लगता है कि वो चीज इस बंदे की आंख नहीं थी बल्कि वो उस आर्मर का न्यूक्लियस था जो देखने में आग जैसा लग रहा था। और यहाँ पे ये वॉयब बताता है कि कैसे वो चीज एक कंडेंस एनर्जी का फॉर्म है जो कि पूरे आर्मर की फंक्शंस को ड्राइव करती है, यानी काइंड ऑफ एक पावरफुल बैटरी, और वो एक पावरफुल एक्सप्लोजन भी करने की काबिल है, यानी कि खतरनाक एक्सप्लोजिव। और इस प्रेजेंट मोमेंट पे वो इस केज की रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर है, यानी कि जहाँ पे नॉर्मल कैन पीपल रहते हैं, और ऑफ कोर्स जितने भी एग्जीक्यूटिव यानी कि रैंकर हैं और साथ में यामा, वो उस एक्सप्लोजन से नहीं मरेंगे। लेकिन अगर वो चीज ब्लास्ट होती है तो इस केज के अंदर काफी सारे कैन पीपल मारे जाएंगे। और नॉर्मल टाइम्स में तो केज की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो चीज को तुरंत ट्रैक डाउन कर लेती और उससे निपट लेती, लेकिन इस समय सिक्योर सिस्टम डाउन है, तो इस केस में उसे ढूंढना और उसके कोर को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अगर उस पर अटैक करता है तो न्यूक्लियस ब्लास्ट होगा और केज में लोग मारे जाएंगे। और हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में ये एनवॉय लोगों को मारने की धमकी देकर यामा को काइंड ऑफ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यामा पे अब दो चॉइस थी, वो इस एनवॉय पे अटैक करे और साथ ही अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर दे या इसे यहाँ से जाने दे।
लेकिन सरप्राइजिंगली यामा यहाँ पे एक स्माइल साथ कहता है कि बॉम्ब फट भी जाता है तो फट जाए, उससे मेरा क्या लेना देना। क्या तुम भूल गए मैं जिंदगी कैसे जीता हूँ? मेरा जैसे मन करता मैं वैसा खाता हूँ, जैसा मन करे वैसे जीता हूँ, और जब मन करे तब सोता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैन पीपल मारे भी जाए केज के अंदर। इस बात को सुन के इनवॉय हंसने लगता और कहता है हम दोनों जानते हैं सरासर एक सफेद झूठ था। अगर ऐसा है तो मतलब लॉर्ड डूम को तुमने अभी तक जिंदा क्यों रख रखा है? ताकि कैन पीपल को उससे पावर मिलती रहे। तुम इजीली यहाँ से जा सकते थे, अपने खुद की आर्मी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन तुमने वो चीज कभी नहीं की, बल्कि तुम यहाँ पर रहे ताकि तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। आज तक तुमने बाहरी लोगों के सामने बहुत ज्यादा एक्टिंग की है दिखाने की कि तुम किसी की चिंता नहीं करते, लेकिन रियलिटी में तुमसे ज्यादा कैन पीपल का ध्यान और कोई नहीं रखता। और आखिरकार यही वो रीजन है कि एल्डर को तुम नहीं पसंद एज अ स्लेयर, क्योंकि फक को ऐसे स्लेयर की जरूरत नहीं है जो अपने लोग की इतनी चिंता करे। उन्हें तो एक कोल्ड हार्टेड स्लेयर चाहिए जो कि किसी का भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाए जब बात है फक के गोल्स को पूरा करने की। और इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि मुझे जाने दो और मैं तुम्हें बॉम्ब के बारे में बता दूंगा, और साथ ही डूम को अपना स्लेयर का टाइटल भी शांति से दे दो, वरना जब ये बॉम्ब फटेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बॉम्ब का सही लोकेशन बताऊं तो मेरे सामने झुककर अपनी इस पूरी पावर को अपने कैन पीपल के लिए गिव अप करना होगा। तो चलो आओ जल्दी से घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगो, मुझसे क्षमा मांगो कि मैं तुम्हें जाने दूं और तुम्हारे लोगों को। क्या यामा जब इस बात को सुनता है तो हम देखते हैं उसे कितना गुस्सा आ रहा था जब कहता है यू लिटिल बास्टर्ड। लेकिन अगले बार सरप्राइजिंगली हम देखते यामा को उसके घुटने में बैठते हुए, और यहाँ पे वो सही में रिक्वेस्ट कर रहा था कि जाने दो कैनिन लोगों को, वो लोग मासूम है, उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज। जैन वो ऐसा होते देखकर इसे काफी एंजॉय कर रहा था और हंसते कहता है कि इसका यही मतलब है तो अपने स्लेयर के टाइटल को छोड़ दोगे अगर मैंने बॉम्ब को फटने से नहीं रोका तो। जहाँ पे यामा कहता है हाँ बिल्कुल मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम एक बात जान लो कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा और मेरे क्लैन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस मास्टर को यानी कि उस ओल्ड फार्ट को कहीं से भी ढूंढ लूंगा और चीर के रख दूंगा पीसीज में, और तुम्हारे बॉडी की कोई लास्ट बोन तक भी किसी को नहीं मिलने वाली उसके बाद। जैन वो सारी बातें सुन के थोड़ा सा डर तो गया था, जब कहता डैम इट ये मुझे काफी यार नर्वस बना रहा है, लेकिन एब्सोल्युटली यहाँ पे तो नर्वस होने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम यहाँ पे किस तरह निकालना है ताकि एल्डर यहाँ पे आ जाए, उसके बाद सारी चीज सॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि एल्डर खुद यहाँ पे यामा से डील कर लेंगे और वो यहाँ पर आने ही वाले हैं। और हमें दिखाया भी जाता है टावर के मिडिल स्पेस में जहाँ पे एल्डर और उसके साथ ही काफी तेजी से बढ़ रहे थे केज की तरफ। वही दूसरी तरफ बैम और उस रैंकर की फाइट के ऊपर फोकस किया जाता है। ना गार्डो बैम को देखकर सोच रहा था कि जब मैंने पहली बार सुना था कि बैम ने एक रैंकर को परेशानी में डाल दिया युद्ध के अंदर, तो मैंने उसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानी थी कि पग ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जो कि काफी अनबिलीवेबल है, लेकिन रियलिटी में ये बंदा रियल डील है, यानी कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन चाहे कितना इम्प्रेसिव क्यों ना हो, इस मोमेंट पे ये मेरे प्लान्स को खराब कर रहा है, और अगर ये बैटल और लंबी चली तो इसके साथ ही इन्हें पहुंच जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले ऐसा हो। वही दूसरी तरफ पॉल को देखते हैं जो कि अपने आदमी को डांटते हुए कहता है व्हाट द हेल मैन, तुम एक रैंकर हो, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए, एक रगरैटी तो है जिसे तुम्हें हराना है। वही डूम अभी भी सोच रहा था इस बैटल को एनालाइज करते हुए कि क्या रैंकर इसे ज्यादा हल्के में ले रहा है या ये बच्चा सही में इतना स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए उस रैंकर को कहता है कि तुम आखिर क्या वेट कर रहे हो, देखो क्लॉक टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, जल्दी से इस बैटल को खत्म करो। जय रैंकर ये सारे क्रिटिसिज्म को सुनकर फाइनली सीरियस हो जाता है कहते हुए कि इस मोमेंट पे मैं इसे पक्का खत्म कर दूंगा। वही क्राका जब ये सारी चीजें होते देख रहा था उसके मन में ये बातें आ रही थी कि कैसे तो नेक्स्ट अटैक होने वाला काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एनिमी को अभी भी थ्रोन के बारे में नहीं पता, क्योंकि एंड ऑफ द डे बैम जो एक रैंकर के एंडोरेंस को मैच नहीं कर सकता, और इसलिए बैम को अपनी मैक्सिमम पावर का यूज करके इस रैंकर को खत्म कर देना चाहिए जो उसे अंडरएस्टिमेट कर रहा है, जो कि बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इस सिनेरियो में। लेकिन सरप्राइजिंगली बैम इस चीज को नहीं कर रहा, यानी कि वो थ्रोन का यूज नहीं कर रहा, और इस बात से इरिटेट होकर क्राका बैम को कहता भी है चिल्ला के कि वियोल तुम क्या करने में लगे हो, थ्रोन का यूज करो इसी मोमेंट पे। वही बैम जो कि अपने मन में सोच रखा था कि अभी तक मेरी ट्रेनिंग फिनिश नहीं हुई है और मैंने अपने मास्टर से यानी इस केस में इवान कॉल से प्रॉमिस किया था कि जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती वो अपने थ्रोन की पावर्स को यूज नहीं करेगा किसी भी बैटल में।
वही साथ ही में बैम का ये भी मानना था कि उसका जो ओपोनेंट है वो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता, तो चाहे ये थोड़ा रेकलेस क्यों ना हो, लेकिन वो बिना थ्रोन के पावर के ही इस बैटल को कंप्लीट करेगा। और चीजें सिर्फ इतनी सिंपल नहीं थी, बैम अंदर अंदर ये मानता था कि अगर वो इस जैसे सिंपल से रैंकर को भी बिना थ्रोन की पावर के नहीं हरा सकता तो जिंदगी में कभी कालान को नहीं हरा पाएगा। और इसी मोमेंट में हम देखते उस रैंकर को जो कि अब सही में सीरियस था और बैम की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था इस बैटल को खत्म करने के लिए सिर्फ एक शॉट के अंदर। लेकिन बैम को हम यहाँ पे काफी सारे सर्कल्स को क्रिएट करते हुए देखते हैं जिनसे कि चेन शॉट अटैक एक ही साथ मल्टीपल वे में निकलते हैं इस रैंकर को अटैक करते हुए। और ऐसे तो अटैक सही में अभी तक काफी काम आए थे बैम के सारे बैटल्स के अंदर, लेकिन चाहे कुछ भी कहो उसके सामने उसका अपोनेंट एक रैंकर है जो अपने आप में काफी पावरफुल कैनिंग पर्सन भी है। और इसका असर हम देखते भी है जहाँ ये बंदा उन सारे अटैक को झेलते हुए बैम के काफी क्लोज में आ जाता है और एक पावरफुल मुक्का मारने ही वाला होता है कहते हुए कि बस इसी के साथ ही तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन बैम को पता था कि अगर वो इस क्लोज रेंज अटैक को अगर डॉज नहीं कर सकता तो उसे अपनी टेक्निक को बदलना होगा। जहाँ हम देखते हैं उस रैंकर के हाथ को बैम को टच करके रिवर्स फ्लो कंट्रोल का यूज करते हुए, जहाँ ये बंदा भी सरप्राइज हो जाता है। वही क्राका भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है ये शायद वही है जो सोच रहा है, यानी कि एयर वेव पोजीशन। जहाँ हम देखते हैं बैम को यूज करते हुए 25th बम स्टाइल लीथल मूव फ्लेयर वेव, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जहाँ इस हाई रैंकर को इतनी क्लोज रेंज से खतरनाक डैमेज पड़ा था जहाँ पे लॉर्ड पॉल तक भी इसको देखकर शॉक हो जाते हैं। और इस क्लोज रेंज से अटैक पड़ने की वजह से जो डैमेज लगा था वो हमें इसके आफ्टर मैथ में देखने को भी मिलता है कि कैसे रैंकर अपने पैरों पे नीचे गिर जाता है बैम के सामने। जहाँ पॉल को तो अपनी आंख को विश्वास नहीं हो रहा था जिसने अभी जस्ट क्या विटनेस किया। क्राका भी इस पल में सोचने पड़ गया था कि ठीक है मुझे पता है सामने वाला बंदा ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता, लेकिन लिटरली बैम ने भी अपने थ्रोन को यूज नहीं किया। डूम का फेस भी काफी ऑकवर्डनेस से भरा हुआ था और सीधा समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लंबे समय से सोने की वजह से कोई एज गैप जैसी चीज तो नहीं आ गई जिसकी वजह से कम उम्र के लोग भी इतने पावरफुल हो गए हैं। वही कैनिन रैंकर कहता है कि मेरे से एक मिस्टेक हो गई, सिर्फ अगर मुझे एक और चांस दिया जाए थोड़ा सा और टाइम तो मैं इसे हरा दूंगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स उसे किसी और से ही मिलता है लॉर्ड पॉल की जगह, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गार्डो था जो कह रहा था शायद क्यों ना स्लेयर कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी तुमने एक रग रैड को खुद को हराने दिया, तुमने बेइज्जती कराई है सारे कैनिन पीपल की, और मैं हाथ बांधे अपने सामने ऐसी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। जब बैम भी सरप्राइज था गार्डो के मुंह से सारी बातें सुनते हुए, हम देखते हैं गार्डो को एक ही हाथ से उठा के उस हाई रैंकर को फेंक देते हुए। और अब गार्डो सीधे बैम से कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ स्लेयर कैंडिडेट कि तुम्हें ये देखना पड़ा, लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी काफी स्टन्ड हूँ तुम्हारी इस पावर को देखकर। तुम सही में उतनी ही टैलेंटेड हो जितना कि लोग कहते हैं तुम्हारे बारे में। मुझे काफी अफसोस है अपने ऊपर कि मैंने तुम्हें इसके जैसे कमजोर रैंकर से फाइट करने की हिमाकत की। ये काफी गलत चीज थी जो मुझसे बहुत ही बड़ी गलती से हुई है, लेकिन अगर स्लेयर कैंडिडेट तुम चाहो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो। इसके बदले में मैं तुम्हें बता दूंगा कि डैंगनिंग का रियल हार्ट कहाँ पर है। ऑब्वियसली अगर तुम मुझे हरा दो इस बैटल के अंदर तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। और गार्डो की इसी चाल के साथ जहाँ उसने बैम को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी काइंड हार्टेड है। आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यहीं ओवर करते हैं और आने वाले वीडियो में आपको चीजें और भी ज्यादा क्रेजी होती हुई दिखेंगी क्योंकि अभी तक तो फक का एल्डर इस बैटलफील्ड में आया ही नहीं है जहाँ पे मल्टीपल स्लेयर लेवल के लोग लड़ रहे हैं। बैम और उसके फ्रेंड्स अलग ही काम कर रहे हैं और अब फक का एल्डर भी आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने डूम की पावर की झलक तो देखी, लेकिन यामा क्या कर सकता है रियलिटी में, क्या वो कितना पावरफुल है कि खुद एक एल्डर को आना पड़ रहा है उसके स्लेयर पोजीशन को छीनने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले वीडियोस में, इसीलिए मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑन कर लें। चाहे वीडियो थोड़ी लेट जरूर जाती है लेकिन वीडियोस आएंगे जरूर। साथ ही वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें और साथ मेक श्योर कि हम इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।